Namaskar. Welcome to Camp Siksha. I'm going to start this series Bitside previous year questions. तो लेकिन मैं इसको ट्रायल बेसिस पे ही बना रहा हूँ इस वीडियो को। देखते हैं अगर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर मैंने अभी उठाया है, उसका वीडियो बना के देख रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, इफ आई विल गेट गुड रिस्पॉन्स तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ हम लोग फिर से अपना जेईई एडवांस या जेईई मेंस की तरफ ही चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंकल्स एंड शॉर्टकट इफेक्ट्स आर क्या? तो अच्छा देखना जरा बिटसेट के जब क्वेश्चंस आएंगे तो जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो चैप्टर्स ऐसे थे जो अभी प्रीवियस आपने जेईई मेंस में देखे कि कुछ चैप्टर्स हट गए थे। जैसे आपका पॉलीमर चैप्टर से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछा, ये सॉलिड स्टेट से ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा। ठीक है, आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स में से भी ठीक ठाक पूछता है, तो कभी कभी नहीं भी पूछता है। लेकिन ये जो हल्के चैप्टर्स है ना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर बिटसेट काफ़ी फोकस करता है। तो इसलिए बिट्स का एग्जाम जब भी कभी आप देने जाएं तो थोड़ा सा इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से देख के जाएं। और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल बस एनसीईआरटी पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें। बिट सेट का पेपर बड़ा इजी आता है, बहुत आसान आता है। अगर आपने जेई की तैयारी करी है तो इसका पेपर तो आपको बहुत अच्छा जाना ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल्स एंड शॉर्टकट इफेक्ट है क्या? तो पूछता है इनमें से फ्रेंकल शॉर्टकट इफेक्ट क्या है? तो ये बिल्कुल रटी रटाई सी बात, सिंपल सी बात, आपको याद होगा। फ्रेंकल्स और शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता था? जब मान लो आपके पास NaCl टाइप क्रिस्टल है, तो एक Na एक Cl एक Na एक Cl ऐसे रेगुलर इंटरवल पे ऐसे लगे हुए होंगे। तो ऐसा होता है, दो तरह के इफेक्ट पॉसिबल है। एक तो इफेक्ट ये होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग हो जाए अपने लैटिस साइड से, जिसको उसका शॉर्टकट इफेक्ट बोलते हैं। और एक ऐसा होता है कि आपके पास क्रिस्टल से NaCl का टाइप का कुछ मान लो AB कुछ लगा हुआ है, जिसमें से कोई कैटायन, यूजुअली कैटायन, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के वैकेंसी में आके बैठ जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्रेंकल्स डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट ऑब्जर्व ही कब होते हैं? ये डिफेक्ट तभी ऑब्जर्व होते हैं जब आपके पास कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये बड़ी इजी सी थियोरेटिकल सी बात, इसमें कोई सॉल्व करने जैसी कोई चीज नहीं। तो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टल डिफेक्ट। Okay, so this particular question is from the chapter called atomic structure. Atomic structure से ये क्वेश्चन आया। आपसे सिंपल सा कह रहा है, देखो पहला सेंटेंस तो अगर नहीं भी देता तो हमें ये बात याद है। क्या याद है? हमें पता है बोर की थ्योरी जब हमने पढ़ी तो हमने पढ़ा था कि बोर का जो, अगर हाइड्रोजन एटम को उठाया जाए तो उसका जो पहला रेडियस होता है उस वो कितना होता है? वो होता है आपका 0.529। 0.529 को ही इसने 0.53 बोल दिया है। आप 0.53 ले लो। आपने फॉर्मूला यूज किया होगा ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा होता है, यू नो कि R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर अपॉन z। और इस कांस्टेंट को जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कितना, 0.529, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर 53 कह रहा है तो 53 सब्स्टिट्यूट कर लो, डजेंट मैटर। 0.53 अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ n स्क्वायर अपॉन z, तो ऐसा करने से आपके पास एंगस्ट्रॉम में आपके पास फाइनली रेडियस आ जाता है। तो बस वही पहला लाइन उसने इसलिए लिख के दे दिया। अगर पहला लाइन नहीं भी देता तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। उसके अलावा क्या, अब आपसे कह रहा है कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसका बताओ रेडियस कितना होगा। तो वैसे तो उसने लिख के दे दिया n इक्वल्स टू 2, बट आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं भी देता तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, शायद मैंने सेकंड बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछना चाह रहा है। वो पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? नॉर्मल तो जो आपका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो पहली शेल में रहता है। अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में जंप मार जाएगा। तो ये सेकंड शेल की बात कर रहा है। सेकंड शेल का रेडियस अगर आपको निकालना है तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन। क्या हो जाएगा? एन इज दी, कौन से शेल की बात चल रही है? सेकंड शेल की बात चल रही है। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पे किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन की बात चल रही है, दैट इज व्हाई इट विल बी 1। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे दिस विल कम आउट टू बी कितना, 4 टाइम्स ऑफ 5, you can say 4 times of 5.53, that will come out to be कितना, 2.12 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका मैच करेगा कौन से ऑप्शन से? दिस विल मैच विद द ऑप्शन नंबर डी, 2.12। This particular question is from the section called, you can say, periodic properties. Periodic properties से ये क्वेश्चन पूछा गया। कहता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो उसका ग्रुप नंबर बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपसे पूछे कि ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड बताओ, कौन से पीरियड से एलिमेंट बिलोंग करता है। तो आपको सबसे पहले आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना चाहिए। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अपने दिमाग में सोचो कि पीरियड टेबल में जब हम देखते हैं तो पीरियड टेबल में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पाई जाती है? सोचना जरा कि आपको याद आता है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पाई जाती है? S2P3। तो S2P3 यहाँ कहीं पाई जाती है। S2P3 कहाँ पाई जाती है? नाइट्रोजन फैमिली में। आप याद करो, नाइट्रोजन फैमिली में ऐसी तो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सभी के अंदर क्या होता है? इन सभी के अंदर आपको दिखता है कि S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? एक एक एक, मतलब सिंगली फिल्ड PO मौजूद है। तो इसका मतलब ये बात पता चल गया ये कौन से ग्रुप से है? ये नाइट्रोजन फैमिली से है। नाइट्रोजन फैमिली कहाँ आता है? आप याद करो, बोरन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऐसी तो होता है। तो बोरन फैमिली कौन सा होता है? 13 ग्रुप होता है।
ठीक है, तो दिस विल बी 13 ग्रुप, दिस विल बी 14 ग्रुप, दिस विल बी 15 ग्रुप। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहा था कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। आप ऐसा जनरलाइज कर सकते हो कि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कभी कोई आपसे पूछे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 3+2, 3+2 है ना, एस के अंदर कितना 5s2 है और 5p3 है, उसमें 10 और जोड़ दो, उसमें 10 और जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, तो आपके पास ग्रुप नंबर निकल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 15 ग्रुप। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी 15 ग्रुप। This particular question is again from the section called periodic properties chapter। periodic properties से आपका पूछना चाह रहा है, कहता है इसमें से मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड कौन सा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो देखो एक सिंपल सी बात आप यहाँ पे करना, क्या करना, आप ऐसा करना कि लैटिस एनर्जी की तरफ को जाना। ये जो लैटिस एनर्जी होती है ना, ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड कितना होगा। लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बोलना चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लैटिस एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। ठीक है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो जब इनके कैटायन बनेंगे तो सोचो सभी का कैटायन बनेगा, तो ये सोडियम +1, ये मैग्नीशियम 2+, ये +1, ये +1, तो 2+ वाला तो एक ही है जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, दैट इज Mg2+ आयन। तो चार्ज के हिसाब से तो Mg वाला जीत रहा है। बाकी साइज के हिसाब से भी देख सकते हैं, साइज जिसका कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो साइज इनमें से किसका कम है जरा सोचो। साइज अगर बात करा जाए क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का कम होगा, तो फ्लोरीन वाला जीतना चाहिए, तो फ्लोरीन वाला कम होगा। दूसरी बात, Mg2+ आयन का साइज भी काफी कम होगा क्योंकि वो 2+ हो गया, उसका डाई पॉजिटिव आयन हो गया, जिसकी वजह से साइज काफी कम हो गया होगा। तो अगर मैं आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करूं तो मेरे को तो ऑप्शन नंबर बी ही दिखता है, कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो आपके पास कैटायन एनायन है उनका चार्जेस भी ज्यादा है और उनका साइज भी मिनिमम से मिनिमम है। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका साइज मिनिमम होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसका आयनिक बॉन्ड भी जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, यू कैन से। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। आसान सा क्वेश्चन है, देखें जरा। आपने पढ़ा होगा एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, उसी सेक्शन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मच एथिलीन एथाइल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर कह रहा है आपसे। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मोलैरिटी की जरूरत पड़ती है, तो मोलैरिटी में तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे इसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, 1 लीटर ऑफ वाटर दे दिया है। ऐसे केस में हम लोग जनरली करते क्या है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 ml को 1 ग्राम के इक्विवेलेंट या 1 ग्राम को 1 ml के इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। और अगर मेरे को यहाँ पे वेट ऑफ वाटर लगाना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं उसको यू कैन से 1 केजी या फिर यू कैन से 1000 ग्राम ही मान के चल लूंगा। ठीक है, बाकी कहता है सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट 14 डिग्री सेल्सियस। इट शुड बी -14। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल एरर लगता है, इट शुड बी -14, तभी तो डेल्टा टीएफ आपका कितना आएगा, डेल्टा टीएफ आपका 14 आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को जरा एक साइड में कहीं पे लिखें। तो आपके पास फॉर्मूला होता था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता था के एफ इंटू मोलैलिटी, ये तो होता था। डेल्टा टी एफ मैंने बोला आ गया 14। ठीक है, के एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.86। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसे एन मान लेते हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय यू कैन से वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जैसे कि मैंने बोला कि 1 लीटर दे रखा है, तो उसमें 1 केजी मान सकता हूँ या फिर 1000 ग्राम्स कह लो, तो इसको मैं 1000 ग्राम मान लेता हूँ। 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 लगा दिया, या फिर इधर वे आप डायरेक्टली इसको 1 केजी बोल दो, तो 1000 नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, इसको 14 रख लो, ठीक है, 14 रखो, और नंबर ऑफ मोल्स निकालो। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी कितना, 7.5 मोल्स। तो इसको कैलकुलेशन को एक बार रीवेरीफाई करना, 7.5 मोल्स आ जाएगा आपके पास। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन है। होता क्या है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो आपने सीखा होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला आप निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ यू कैन से कॉलरश लॉ का जो एप्लीकेशन होता था उससे। ठीक है, कॉलरश लॉ से आप लोग क्या निकालोगे, आप अल्फा निकालोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसकी हेल्प से आप के या के बी निकालोगे किसी वीक एसिड या वीक बेस का। तो क्या रहा है, मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग ना लैम्डा एम निकाल लेते हैं। तो देखना जरा, अगर लैम्डा एम निकालना, तो लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, वो होता था 1000 के या फिर के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये तो होता था। इससे आप लैम्डा एम निकाल लो पहले। तो देखो जरा, आपको क्या क्या दे रखा है, के आपको दे रखा है, के कितना दे रखा है, के दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स में दे रखा है। आप सेंटीमीटर्स में ही लेके चलो सारी कैलकुलेशंस, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट कन्वर्जन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको कितना रखा है 0.001, दैट विल बी 0.001 मोलैरिटी दे रखा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 1000 भी लगाना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 20। ठीक है, यूनिट बनेगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
ठीक है? तो ये आपके पास 20 निकल के आया, ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं लैम्ब्डा, ठीक है? तो लैम्ब्डा सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं लैम्ब्डा एम, जो भी आपने लैम्ब्डा एम निकाला था वो रखो, डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा एम नॉट, दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप नीचे डिवाइड कर देते हो। ऐसा करने पे आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है कि कोई वीक एसिड या वीक बेस कितना टूट रहा है या कितना परसेंट टूट रहा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा था? ये आता 20, ये आपने देखा तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 190, तो ये तो 2/19 आ गया। 2/19 को आप चाहो तो पॉइंट्स में निकाल के इसको सॉल्व आउट कर लो। बाकी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा तो ये है, ये आपसे कह रहा है कोई HA है, कोई वीक एसिड है, जो कि टूट रहा है और बना रहा है H+ आयन और A- आयन। आपको पता है इनिशियली अगर इसकी कंसंट्रेशन मान लो C मान लो तो ये 0-0 होगा। जब ये 0 C में से 1 माइनस अल्फा होगा तो ये C अल्फा होगा और ये C अल्फा होगा। यहाँ पे C क्या है, अल्फा क्या है वो आपको पता ही है। C क्या है? C यहाँ पे आपको दे रखा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको मैंने अभी बताया था 0.001 मोल पर लीटर है, ठीक है? और कंसंट्रेशन भी आपको पता ही है। तो यहाँ से अगर Ka निकालूँगा तो Ka विल बी इक्वल्स टू C यू कैन से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, जिसमें से एक C से C कट जाएगा। मैक्सिमम टाइम हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी और नेग्लेक्ट नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या है? जो भी नियरेस्ट इंटीजर पहुँचेगा उसमें इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है? तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप नेग्लेक्ट करना चाहो या नहीं करना चाहो। बिना नेग्लेक्ट करे भी मैंने सॉल्व करके देखा है, नेग्लेक्ट करके भी करके देखा। दोनों से ही आपका आंसर जो है 4 ऑप्शन देख रहे हो ना, बहुत दूर-दूर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत क्लोज़-क्लोज़ ऑप्शंस हो। तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे आप C को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, C कितना है? 0.001 और अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, अल्फा कितना है आपके पास? 2/19 इसका स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सिमेटली कम आउट टू बी कितना? 12 के आसपास ही आ जाएगा, 12.3 इंटू 10⁻⁶ दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपने अल्फा को नेग्लेक्ट किया है कि नहीं किया नीचे से, वो 12 के आसपास आ जाएगा, ठीक है? तो आपसे वही यही चाह रहा था, समथिंग इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, समथिंग क्या है? दैट समथिंग विल बी 12, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? 12, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से है। बहुत सिंपल सा आर्हेनियस इक्वेशन आपको आता ही है, उसी का ग्राफ पूछ रहा है आपसे। आर्हेनियस इक्वेशन का आपको याद है तो देखो क्या होता था? K इज इक्वल्स टू होता था A इंटू ई की पावर माइनस EA बाय RT। जो सिंपल सा ये रिफ्लेक्ट करता था, ये बताता था कि इस K का रिश्ता अगर देखा जाए टेम्परेचर के साथ, तो सिंपल सा ये समझ में आता था कि K बढ़ेगा कैसे? अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे-वैसे K बढ़ेगा और वो भी कैसे बढ़ेगा? एक्स्पोनेंशियली बढ़ेगा। तो इसका मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शंस अगर आप चूज़ करने की कोशिश करोगे बेस्ट ऑप्शन, तो K और T का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा कि ग्राफ के अंदर आपका K जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे-वैसे K एक्स्पोनेंशियली ऊपर को बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप चूज़ करने की कोशिश करोगे, द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A ओनली। This particular question is from the section called you can say surface chemistry। surface chemistry के अंदर coagulation of the soul का एक पूरा टॉपिक है। वहाँ पे बकायदा इस टॉपिक की ये सब हेडिंग्स होती हैं, ये तीनों की तीनों। आपने ऐसा सुना होगा कि coagulation कराने के लिए क्या-क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल्स, ये भी करा जाता है और दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी करा जाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी आप लोग क्या करते हो? coagulation ऑफ सोल करते हो। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीप में जाएँगे तो फिर सभी को डिटेल में बात करना पड़ेगा। मेजरली अगर अभी बात करा जाए तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑल ऑफ द अबव, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड यू कैन से ओर्स एंड मेटलर्जी, जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सीखते हैं। वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का बकायदा आपको एक पूरा पूरा डायग्राम बना हुआ दिखेगा, जिसके अंदर आपको दिखेगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे आपका थोड़ा सा हायर टेम्परेचर होगा, फिर ऊपर जाओगे थोड़ा सा कम होगा और ऊपर जाओगे और कम होगा। तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग रीजन में अलग अलग रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो ये वही इसने आपसे पूछा 900 से 1500 की अगर बात करें, इतने केल्विन पे हायर टेम्परेचर की बात कर रहा है। इतने केल्विन पे कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल है और इनमें से कौन सी रिएक्शन जो वहाँ पे नहीं होती है। तो मैक्सवेल से 1500 केल्विन जो ये बात कर रहा है, इस टेम्परेचर पे अगर हम बात करें कौन-कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, तो एक तो ये रिएक्शन होती है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है, उसको SiO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बन रहा होता है। एक तो ये भी चल रहा होता है जिसको हम स्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं, आई होप आपने सुना होगा। ठीक है ना? तो एक तो ये कहानी चल रही होती है। दूसरी क्या कहानी चल रही होती है, एक ये आपका Fe2O3 वाली, Fe2O3 CO से मिलके बना रहा होता है क्या? ये बना रहा होता है आपका 2FeO और साथ के साथ CO2, ये भी चल रहा होता है। ये कहाँ चल रहा होता है? कुछ 500 से 800 केल्विन के आसपास ये चल रही होती है। अच्छा, साइड में और भी बातें चल रही होती है क्या? कि C प्लस CO2 बना रहा होता है ट्वाइस ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर उसके बाद ये जो आपका FeO होगा ना, ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलके बना रहा होगा आयरन। यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा? यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट विल एक्ट एज़ क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, और FeO को आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? और ये CO2 निकल जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपकी चल रही होती है। जो नहीं चल रही होती है इनमें से रिएक्शन, वो कौन-सी रिएक्शन है?
वो रिएक्शन कौन-सी है? वो रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो पर्टिकुलरली कौन-सी रिएक्शन है जो मैंने मार्क करी 500 से 800 केल्विन पे, दैट विल बी ये पहली वाली रिएक्शन। Fe2O3 प्लस CO ये बनाता है FeO प्लस CO2। ये पर्टिकुलर रिएक्शन कितने केल्विन पे चल रही है? तो ये चल रही थी 500 से 800 केल्विन पे। अगर हाई टेम्परेचर पे कहता तो ये वाली रिएक्शन को मार्क नहीं करना। ठीक है ना? दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। This particular question is from the section called gaseous state. Gaseous state is very important chapter. कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो हम बात करते हैं वो इनमें से किस-किस को होल्ड करता है, किस-किस को प्रूव करता है। तो भाई ये जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना आपके जितने भी हमने पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है आपका वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है? और सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर के कारण से बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, ये चार्ल्स लॉ हो गया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता था? उसमें ये होता था कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो ऐसा करने में वॉल्यूम राइज़ करेगा, ठीक है? और वाइस वर्सा कि नंबर ऑफ मोल अगर मैंने घटा दिए तो वॉल्यूम आपका मूवेबल पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो भी लॉज़ होते थे ना, ये सारे के सारे लॉज़ क्या होते हैं? आइडियल गैसेज़ इनको 100% होल्ड करती है और जो भी आइडियल गैस जिन लॉज़ को होल्ड करता है, उसी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ के अंदर मानते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ इन तीनों ही लॉज़ को होल्ड करता है, प्रूव करता है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर दिस वन, लास्ट वन, ऑल ऑफ these only. This particular question is from the section called thermochemistry. Thermochemistry से ये क्वेश्चन है। आपसे कहता है क्या? आपसे कहता है कंबशन ऑफ C2H4 इसके बारे में बात कर रहा है। उसको निकालना है आपको, कंबशन का वैल्यू निकालना है। तो कंबशन की रिएक्शन आपसे लिखने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। हमेशा जब भी कभी कंबशन की रिएक्शन लिखो तो इस तरीके से लिखना कि जो चीज़ जल रही है उसका 1 मोल जलता हुआ दिखाई दे। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ दिस विल बी combusted with excess of oxygen to give you CO2 will give you H2O ये रिएक्शन है। बैलेंसिंग करना कभी मत भूलना, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे क्या नज़र आएगा आपको? यहाँ 3 नज़र आएगा, यहाँ 2 नज़र आएगा और यहाँ पे आपको 2 नज़र आएगा। ठीक है जी, जिसमें से ये तो अपने नेटिव स्टेट में है, जो अपने नेटिव स्टेट में होता है उसका तो जैसा कि आपको दिख रहा है ना, देखो आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशंस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो जो चीज़ नेटिव स्टेट में होती है उसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 मान के चल लेते हैं। अच्छा, बाकी और कहानी क्या होती थी? और कहानी ये होती थी कि अगर मेरे को इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है, जिसको मैं डेल्टा एच ऑफ कंबशन बोल रहा हूँ C2H4 का, वो अगर मेरे को निकालना है तो दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो ऐसा करने से मेरे पास डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन निकल के आ जाएगा। ये अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका यू कैन से ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है ये, ठीक है? प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से C2H4। ठीक है? ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ये हो गया ट्वाइस ऑफ CO2 का कितना दे रखा है? CO2 का दे रखा है आपके पास 3 1 सेकंड ये दे रखा है कितना? ये दे रखा है आपके पास CO2 का दे रखा है 394। ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। इट शुड बी माइनस बेटा। यहाँ पे कुछ मेरे को एरर लग रहा है। इट शुड बी माइनस, ये माइनस होना चाहिए। तो क्योंकि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है ना, स्टेबल चीज़ बन रहा है, माइनस में जाएगा। -394 एक बार कैलकुलेशन आप री-वेरीफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है? और ये कितना होगा? ये होगा ट्वाइस ऑफ -286। ये कितना होगा? ये होगा माइनस ऑफ 52। ठीक है? कैलकुलेशन को एक बार री-वेरीफाई ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है? ऐसा करने पे आपके पास आ जाएगा -1412 किलो जूल पर मोल, ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है? तो देखना ज़रा चेक करके देखना एक बार कैलकुलेशन ये आ रहा है कि नहीं? तो इसके हिसाब से अगर जाएँ तो इसके हिसाब से बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी ओनली। This particular question is from the section called you can say from the chemistry in everyday life भी कह सकते हो या फिर आप इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो ये पूछ रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहा है कि इसमें से कौन-कौन नहीं होता। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर नाइट्रोजन का जैसे लिखा है ना मोनोऑक्साइड उसका डाइऑक्साइड ये तो होते ही हैं, एल्डिहाइड्स भी होते हैं, कुछ आपको ओज़ोन भी दिखेगा, है ना? और क्या और आपको हाइड्रोकार्बन्स भी दिखेंगे। बट सल्फर डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कह रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाय क्या? अच्छा देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन करने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स होने चाहिए और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लगी हुई दो चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ समथिंग कुछ ए है तो यहाँ बी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही ए हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये ए एक तरफ आ गए, तो अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों अटैचमेंट दोनों सब्सटेंट जो है अगर वो सेम हो जाते हैं तो ऐसे में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन इसी बात पे डिज़ाइन किया गया है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा? तो ये मेरे को साफ-साफ दिखता है, देखो इस ऑप्शन के अंदर ये CH2 है, तो CH2 का मतलब तो ये हो गया ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन होगा और उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए तो ये आपका कभी भी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसके अंदर नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में भी अगर आपने काम किया हो तो दो अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो पानी और तेल को आपस में मिला दिया और मेरे को इनको सेपरेट करना है, ठीक है, तो ये टिपिकल ये थ्योरी आपको एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई मिल जाएगी, जहाँ पे जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, फ्रेशनर डिस्टिलेशन वगैरह समझा रखा है। वहां पे ये डायग्राम बना हुआ है, देखना आप एनसीईआरटी खोलना एक बार, आपको ऐसा एक डायग्राम बना हुआ दिखेगा। मैं ज्यादा सुंदर तो नहीं बना पा रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा हल्का सा दिखा रहा हूँ, ऐसा करके ना एक डायग्राम आपको बना हुआ दिखेगा। इस सेपरेटिंग फनल में होता क्या है, इस सेपरेटिंग फनल में मान लो आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है जिसकी जिसकी डेंसिटी कम है, वो दोनों सेपरेट होकर एक लेयर ऊपर बन जाएगी और एक लेयर नीचे बन जाएगी, है ना। तो अगर आपको जान के इन दोनों लेयर को सब कभी सेपरेट आउट करना है तो करते क्या है, सेपरेटिंग फनल में डाल के ऊपर से कॉक लगा के इसको जोर से हिलाते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए रख देते हैं। ऐसा करने पे दो इमिसिबल लिक्विड्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर जैसे इस नोब को घुमाओगे, इस नोब को घुमाने के बाद आप बीकर के अंदर अपना पहला लिक्विड कलेक्ट कर लेते हो, और पहला लिक्विड कलेक्ट होने के बाद नोब को बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद नोब को बंद कर देते हैं, फिर दूसरा लिक्विड कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से सेपरेटिंग फनल से हम लोग इस चीज का काम कर सकते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल से हम इस तरह से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड यू कैन से बोरोन कार्बन। बोरोन कार्बन के अंदर भी जब बोरोन में आगे एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं, वहां भी आप इसको पढ़ते हो। दूसरा आप चाहो तो इसको मान सकते हो कि इसको आप क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी मान सकते हो, जहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स हम बनाते हैं। हमने आपने ये सीखा कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जेल्टिनस व्हाइट पीपीटी। लेकिन उसमें हम अगर एक्सेस ऑफ NaOH डालते ही जाएंगे हम एक्सेस ऑफ बेस अगर डालते जाएंगे तो व्हाइट पीपीटी रीडिजॉल्व हो जाते हैं। तो वहां पे सिखाया जाता है कि रीडिजॉल्व होने पर बनाता क्या है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल सी बात है, ये आपको याद होना चाहिए कि रीडिजॉल्व जो होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर NaOH दे दोगे, एक्सेस में OH माइनस आयन दे दोगे तो वो डी डिजॉल्व हो जाएंगे, और रीडिजॉल्व होने पर बनाता क्या है, वो बनाएगा आपका NaAlOH4, ऐसा कुछ बनाएगा। ठीक है, बाकी प्लस और माइनस तो आप समझते ही, ओवरऑल इसके ऊपर क्या आएगा, ओवरऑल इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, तो Na के ऊपर +1 चार्ज होगा, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपको आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन कॉल्ड, यू कैन से दो तरीके से बात कर सकते हो, या तो यू कैन से इट इज फ्रॉम दिस एस ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पे आप यू कैन से बेरिलियम फैमिली पढ़ते हो, एल्कली अर्थ मेटल्स पढ़ते हो, उनके सल्फेट्स, उनके ऑक्साइड्स, उनके हाइड्रोक्साइड्स, उनको पढ़ते हो और इनकी सॉलिबिलिटीज पर कमेंट करते हो। ठीक है, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम किसकी बढ़ती है, किसकी घटती है, इसके सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी किसकी बढ़ती है, किसकी घटती है, कार्बोनेट्स की सॉलिबिलिटी का टॉप टू बॉटम बढ़ती है घटती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे टिपिकल सी एक बात पढ़ाई जाती है कि अगर हम बेरिलियम फैमिली की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, यहाँ पे होता है ना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीजेस। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट देखोगे तो दैट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट व्हेन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट इज एडेड टू देम। अगर आप इन चारों में ही आप सल्फेट डालोगे तो कौन सा है जो जल्दी प्रेसिपिटेट कर जाएगा? ऑब्वियसली जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। अब सोचो इन चारों में से किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है? इन चारों में से सबसे सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी है? बेरियम की है। दैट्स व्हाई बेरियम सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, दैट इज बेरियम 2+ आयन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन से अगेन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड एस ब्लॉक केमिस्ट्री। एस ब्लॉक के अंदर हम ये वाली कहानी पढ़ाते हैं कि एस ब्लॉक के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होंगे, आयनिक हाइड्रेट्स होंगे। आपको पता ही भाई मेटल के हाइड्रेट्स है, मेटल के हाइड्रेट्स आयनिक हाइड्रेट होंगे। और ये भी पढ़ाया जाता है कि जब इन आयनिक हाइड्रेट्स को हम पानी डालते हैं तो रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। और मेटल के हाइड्रोक्साइड आपको पता है कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके अगर बताऊं, मान लो आप सोडियम में लिथियम का कोई एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से लिथियम हाइड्राइड आपके पास है, आपने उसमें पानी डाला तो बना क्या? लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बन गया। और लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? एक पर्टिकुलर बेस है, साइड में क्या निकलता था? हाइड्रोजन गैस। तो ये टिपिकल से रिएक्शन सोडियम से लिथियम से हम लोग बना के सिखाते हैं। तो देखा जाए तो क्या हुआ, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन बन गया। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली।
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। ये चैप्टर तो थोड़ा भयानक सा चैप्टर है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो थोड़ा सा ऐसा मान के चलो कि एक क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। अगर इतना कंटेंट याद करने बैठ जाओगे तो मेरे को लगता है फिर ऐसा ना हो कि जो लॉजिक थिंग्स है उनको आप भूल जाओ या फिर उन पे आप कम ध्यान दो। ठीक है, तो जो लॉजिकल थिंग्स है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। अगर आपके पास समय है तो ये कंटेंट भी कर लेना। तो पूछ रहा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इसमें से कौन सी है? टॉफरालिन होगा। तो एक फैक्चुअल सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं कह सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा ये कंटेंट तो। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर में आपसे पूछ रहा है मेलामिन प्लास्टिक जो क्रॉकरी होती है वो किसका पॉलीमर है? तो मेलेनिन आपको पता होगा, मेलेनिन होता क्या है? इस तरह से आपने सुना होगा ना, कुछ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर। ऐसा मान लो, एक छोड़ के एक प्लेस पे ना आप नाइट्रोजन लगा दो और बेंजीन जैसा बना दो ये। ठीक है, ऐसा बना दो। और ये जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है वहां पे क्या लगा देना? NH2 लगा देना। तो ये होता है मेलेनिन। इसमें मेलेनिन में जब आप क्या करते हो, इस मेलेनिन में जब आप फॉर्मेल्डिहाइड डालते हो, SCHO डालते हो, तो ये पॉलीमर टाइप बना लेता है। तो होता क्या है, यहाँ से एक पॉलीमर जैसा बन जाता है। ये जो आपका रिंग मैंने बनाया ना, ये रिंग बना लो पहले तो। ऐसा कुछ बना दो, ऐसा कुछ बना दो, एक छोड़ के एक जगह पे डबल बॉन्ड बना दो, ऐसा कुछ कर दो, NH2 लिख दो। और अभी फिलहाल के लिए मैं पर्टिकुलरली एक जगह पे क्या बनाया था, NHCH2OH। तो वो जो आपके पास था ना, वो जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, वो एक्चुअल में यहाँ पे आके बैठ जाता है और इसका पॉलीमर बन जाता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाता है। तो जिसकी वजह से आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? मेलामिन एंड फॉर्मल्डिहाइड। दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। एनसीईआरटी खोलो, एक बार एनसीईआरटी में पढ़ो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर वहां पे लिखा हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो सारी कहानी वहां पे लिखी हुई है। तो आपको नजर आएगा वो जो हेलिकल, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है। होता है क्या, प्रोटीन में आपके पास है क्या? अमीनो एसिड्स है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर करके ऐसे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेता है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप पढ़ना, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बिट सेट के अंदर ये रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम द जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, जहाँ पे बेसिसिटी एसिडिटी पढ़ाई जाती है। तो जहाँ पे हम नाइट्रोजन की बेसिसिटी पढ़ाते हैं कि मान लो नाइट्रोजन में आपके पास पहले तो मान लो मिथाइलअमीन है, फिर मान लो आपके पास क्या है, फिर आपके पास 2 डिग्री मिथाइलअमीन है, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास टर्शियरी अमीन है जिसमें 3-3 CH3 लगे हैं। तो इनकी बेसिसिटी अगर पढ़ाई जाती है तो 3 तरह से पढ़ाई जाती है। देखो, 2-3 लॉजिक दिए जाते हैं। एक लॉजिक तो ये दिया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट से जज कर दो, इंडक्टिव इफेक्ट से CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे जज करो। एक लॉजिक क्या दिया जाता है, एक लॉजिक ऐसा दिया जाता है कि यहाँ पे लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर क्या है, यहाँ पे आपके पास CH3 आके यहाँ पे बैठ गए, जिसकी वजह से लोन पेयर क्या है, थोड़ा सा हिंडर्ड सा हो गया, ज्यादा अवेलेबल नहीं किसी को डोनेट करने के लिए। एक थ्योरी ये भी समझाई जाती है। ठीक है, और तीसरी थ्योरी क्या समझाई जाती है कि जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाया जाता है, दैट इज CH3NH यहाँ पे और H यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट जो एसिड है उसको पानी के मॉलिक्यूल आके स्टेबलाइज करते हैं। तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल आके इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इन तीनों थ्योरी की मिक्सचर होके तब जाके फाइनल कहानी बनती थी। आपको याद होगा, ये जो मैंने केस लिया, इस केस के अंदर जो बेसिसिटी ऑर्डर होता था वो बड़ा अटपटा सा होता था, तीनों कहानी से मिलके ही बनता था। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती थी किसकी? 2 डिग्री की, फिर होती थी 1 डिग्री की, फिर होती थी 3 डिग्री की। है ना, नॉर्मल अगर एक्वस मीडियम में बात करें, अगर गैशियस मीडियम में बात करें तो नॉर्मल होगा 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो फिलहाल के लिए इन तीनों में से कौन कौन है जो जजिंग फैक्टर बनते थे? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन का ही कह सकते हो आप, जहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन दिखाई गई है। पहला स्टेप तो बड़ा आसान सा है, दूसरा स्टेप थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भाई हमारे कोर्स के अंदर जो दूसरा स्टेप है ना वो इटार्ड रिएक्शन करके दिखाता है। दैट इज CrO2Cl2 से हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में होगा तो पहला पार्ट तो हो जाता है आपके पास टॉलिन बन जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में अगर आप यहाँ पे डालते तो CrO3, तो CrO3 अगर आप डालते हो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या ना, कोई एनहाइड्राइड भी डालना पड़ेगा, तब जाके फाइनली कुछ इटार्ड जैसा रिएक्शन होगा और यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अधूरापन सा है क्वेश्चन में, मेरे को लगता है थोड़ा सा और डिटेलिंग देनी चाहिए थी यहाँ पे इसको, या फिर CrO2Cl2 ही लिख देता तो उससे थोड़ा सा हमारा कंट्रोवर्सी बच जाती। CrO2Cl2 तो बकायदा आपका इटार्ड रिएक्शन ही हो जाता, फॉलोड बाय पानी। है ना, तो देखा जाए तो इटार्ड जैसा रिएक्शन करा रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द अल्कोहल फिल ऑन ईथर चैप्टर, जिसमें ईथर के बारे में बात करते हैं और ईथर कहाँ पे अच्छा बनेगा कहाँ पे बुरा बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपने सुना होगा, विलियमसन सिंथेसिस होता है, जिसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, मान लो आपके पास क्या है, कोई RH है, एल्काइल हैलाइड है, उसको आपने किसी RONA से, मतलब O- Na+, इससे ट्रीट किया,
तो ऐसे में ये जो RO माइनस होगा ये जाके इस पे अटैक करता था, X माइनस को निकाल देता है और यहाँ पे ROR आपस में जुड़ जाते हैं। बट ये जो रिएक्शन और ये टिपिकली ये रिएक्शन कैसी है, SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन कहाँ पे अच्छी होती है, जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो। मतलब प्रेफरेबली अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा ना तो ये रिएक्शन अच्छी होगी। दूसरा ये जो लीविंग ग्रुप है, ये जो X है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये अच्छी रिएक्शन मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अंदर तो क्या हो गया, ये वाला अल्काइल हैलाइड कैसा हो गया, ये तो आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छी करते नहीं है, तो ये रिएक्शन अच्छी नहीं होगी। सिमिलरली ये भी आपने फैक्ट पढ़ा होगा कि SN1 SN2 रिएक्शन कभी भी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हैलोजन को नहीं निकाल पाता। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ना, एराइल हैलाइड नेवर गिव नीदर SN1 नॉर SN2। तो जिस वजह से ये रिएक्शन में नहीं होगी, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैलोजन्स को नहीं निकाल पाते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये वाली रिएक्शन मेरे को अच्छी लग रही है, ये हो जाएगी, देखना जरा ये कैसे होगी। ये सुनना, ये रिएक्शन ऐसी है जैसे कि आपके पास CH3ONA है। ठीक है, यहाँ पे है माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है CH3CH2, और इस पे जुड़ा हुआ है OS डबल बॉन्ड O देन बेंजीन देन CH3। ठीक है, जिन बच्चों ने थोड़ा अच्छे से तैयारी करी है उन्हें पता होगा, इस ग्रुप को टॉसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इस ग्रुप को ना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इस ग्रुप को ना इसकी जगह पे OTS भी लिख देते हैं। ये O तो यही वाला O है, OTS तो टॉसाइल ग्रुप एक्चुअली में गुड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत आराम से निकलता है। तो अगर टोसाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया गया है, हिंड्रेंस भी कम से कम है, तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। ये डायरेक्टली इस पे अटैक मारेगा, इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा और यहाँ से ईथर बना देगा। तो बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। ऑप्शन सी से सबसे अच्छा ईथर बनेगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी के अंदर तो टेम्परेचर काफी हाई दे दिया, 443 केल्विन दे दिया, तो ऐसे में तो एल्कीन बन जाएगा, इससे आपका ईथर नहीं बन पाएगा। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। This particular question is from the chapter called coordination chemistry. Coordination chemistry से क्वेश्चन है, आपसे पूछा कौन सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन उससे वीक, कौन सबसे वीक। तो भाई हम आपको सिखाते हैं कि कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, मतलब जैसे कार्बन मोनोक्साइड है, CN माइनस है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जो अमोनिया है, नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स और वीक हो जाते हैं, हेलोजन वाले लिगेंड्स और वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, फिर आते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स, फिर उसके बाद आते हैं आपके कैसे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स, लास्ट में आते हैं आपके पास हैलोजेंस। ऐसा होता है। अब आपको दे क्या-क्या रखा है, आपको कार्बन मोनोक्साइड CN- दे रखा है, और इथिलीन डायमीन दे रखा है, और अमोनिया दे रखा है। जिसमें से आपको ये पता ही होना चाहिए, थोड़ा-सा याद होना चाहिए, इनकी सीरीज़ याद करना थोड़ी-सी, जिसमें से मेजरली आपको CO सबसे पहले आता है, CN उसके बाद आता है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आउट ऑफ इथिलीन डायमीन और आउट ऑफ अमीन अगर आप मेरे से बात करोगे, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव कर जाते हैं। बट इथिलीन डायमीन थोड़ा-सा एक पोजीशन ज़्यादा आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एज़ कम्पेयर्ड टू ammonia. You can say NH3. So that's why answer for this question must be क्या, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो ये थोड़ा सा सीरीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसको रफली थोड़ा सा याद कर लो। जैसे मैंने बोला, रफली कम से कम इतना तो याद कर ही लो कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाले, उसके बाद ऑक्सीजन वाले, और सबसे लास्ट में हेलोजन। एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड पी ब्लॉक केमिस्ट्री, जहाँ पे सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से सल्फर सल्फर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो कुछ आपको दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 माइनस दे रखा है, 2 माइनस की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो इट विल बी H2S2O4, H2S2O5, H2S2O3, H2S2O7। इनकी बातें कर रहा है, जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बच्चों को रटाते हैं, याद कराते हैं, वो कहते हैं सबसे पहला जो याद करो वो याद करो H2S2O6 को। H2S2O6 क्या है, ये आपका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, कि सल्फर सल्फर बॉन्ड करके उसके आसपास हर तरफ इस तरह से सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, OH OH बना दो। अब इसमें एक-एक ऑक्सीजन कम करते जाओ, जैसे मान लो इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो बन गया H2S2O5, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें ये क्या बना देगा, ये बना देगा ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड O यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ, सल्फर डबल बॉन्ड O यहाँ, लोन पेयर यहाँ, और OH यहाँ। फिर उसके बाद कौन बन गया, उसके बाद एक और ऑक्सीजन कम कर दोगे तो ये बन जाएगा H2S2O4। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, इस सीरीज को यहीं पे लॉक करना। अगला अगर मैं बताऊं तो अगला क्या है, अगला है H2S2O3। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा ना, H2SO4 के स्ट्रक्चर से ही H2S2O3 डिराइव करने की कोशिश करो। जैसे मान लो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर कहना चाह रहा है कि एक अपना एक इनसे एक ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर बैठा दो। तो यहाँ पे सल्फर बैठा दो, तो इट विल बी H2S2O3, तो दैट विल बी H2S2O3, यहाँ भी सल्फर सल्फर बॉन्ड है। लास्ट आपसे क्या कह रहा है, लास्ट आपसे कह रहा है H2S2O7। H2S2O7 करोगे ना तो बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब होगा तो ऐसा सही स्ट्रक्चर, बट इस स्ट्रक्चर में बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन और आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ, और OH यहाँ, OH यहाँ,
डबल बॉन्ड ओ यहाँ, डबल बॉन्ड ओ यहाँ, OH यहाँ, बस यहाँ पे ब्रिजिंग ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो ये बन गया कि ये बन गया क्या H2S2O7। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, दैट विल बी H2S2O7। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज लीव्स एसिड? लीव्स एसिड तो वही होगा ऑब्वियसली जिसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो आउट ऑफ 4 आपको पता ही बोरोन फैमिली के अंदर ऐसा दिखाई देता है, जैसे BH3 इज द फेमस बात। ठीक है, BH3 के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये BH3 का ही डाइमर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है B2H6, बट इसके अंदर भी एम्प्टी ऑर्बिटल तो हम कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लीव्स एसिड होगा। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम दी चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, बहुत आसान बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करना आपको आना चाहिए। ये देखो जो चारों वैल्यूज जो लिखी हुई है, तीनों वैल्यूज जो लिखी हुई है, ये तीनों वैल्यूज किस चीज की लिखी हुई है? ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई है इनके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन की, तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इनके रिडक्शन की वैल्यू है। ठीक है ना? तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ईज़िली अपने आप को रिड्यूस करेगा। ठीक है? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है रिड्यूसिंग पावर, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कौन अच्छे से करेगा? अच्छा, और ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में ये दे रखा है जो प्रोडक्ट साइड में लिखे हुए हैं। मतलब आपको इनकी रिवर्स रिएक्शन सोचनी है कि Fe2+ आयन से अगर मैं Fe3+ आयन बनाऊँ तो क्या होगा? अगर आपको Al से Al3+ आयन बनाना होगा तो क्या होगा? आपको अगर मान लो Br- से कभी अगर Br2 बनाना होगा तो क्या होगा? तो इनके ई नॉट अगर लिखे जाएँ तो इसका ई नॉट होगा -0.77, ठीक है? इसका ई नॉट होगा कितना? प्लस में 1.66 और इसका ई नॉट होगा कितना? माइनस में 1.08। जिसका ई नॉट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो रिएक्शन सबसे फ़ास्ट होगी। तो ये सबसे फ़ास्ट होगी, ये सबसे फ़ास्ट होगी तो ये सबसे फ़ास्टेस्ट अपने आप को क्या कर लेगा? अपने आप को ऑक्सिडाइज़ करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई क्या होगा? ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एल्यूमीनियम 3+ आयन सबसे आगे आ गया। उसके बाद आउट ऑफ दिस दोनों में से देखा जाए तो नंबर लाइन पे कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है? तो कम नेगेटिव जो होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा? 0.77 वाला आपका थोड़ा-सा रिलेटिवली फिर भी ज़्यादा रिएक्शन होगी एज़ कम्पेयर्ड टू -0.108, जिसकी वजह से क्या होगा? Fe2+ आयन थोड़ा-सा ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा एज़ कम्पेयर्ड टू योर क्या? Br- आयन। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपका एल्यूमीनियम, फिर होना चाहिए Fe2+ आयन, देन होना चाहिए Br- आयन। अच्छा, इसको एल्यूमीनियम लिख लेना, मैं एल्यूमीनियम 3+ आयन लिख दिया। It should be aluminum. ठीक है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.